तो आज हम एक और नए वीडियो के साथ आज चलेंगे जिसमें आपका जो इसरो वीएसएससी का जो पेपर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का वो आपका त्रिवेंद्रम का जो 2023 मतलब आपका 26/11/2023 को जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे। तो उसका एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो टोटल इसमें जो आते हैं आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। एक सही होता है तो 4 मार्क्स और गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स। ये आपका ऑफलाइन ही होता है। आज के टाइम पे भी ये ऑफलाइन ही होता है। टोटल इसमें टाइम जो मिलता है 90 मिनट का टाइम मिलता है। क्वेश्चन टोटल 80 रहते हैं। टोटल नंबर हो जाएगा 8 चौके 32 320 नंबर का पेपर होता है। तो ये जैसे दिया हुआ है इसमें पे एडवर्टीजमेंट नंबर है, फिर ये टेक्नीशियन का कोड पोस्ट कोड हो गया। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सीधे आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके अंदर। और बाकी ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। जैसे आप OMR शीट पे भरोगे तो उसके आधार पे आपके द्वारा जैसे यहाँ पे आवेदन किया गया, ऑनलाइन किया गया, फिर उसको 80 क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो है बुकलेट सीरीज दिया जाएगा ABCD करके। इसमें देखोगे आपका ए टाइप का ये आपका बुकलेट सीरीज है। हाँ, इस तरह से आते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। तो हम आते हैं सवाल पे। तो सवाल स्टार्ट होता है पहला नंबर से। इसमें आग बुझाने में शामिल नहीं है तो एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर डज नॉट इंक्लूड। तो किस में होता है जो आग बुझाने में जो होता है किसका उपयोग नहीं किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्टार्विंग है, कूलिंग है, स्मूदरिंग है। ये सारे क्या है, स्मूदरिंग हो गया, कूलिंग हो गया, स्टार्विंग हो गया, ये हैं सारे मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशर का है। एक्सटिंग्विश करने का एक मेथड है मतलब आग को बुझाने के लिए ये तीनों। बाकी इसमें देखेंगे ब्लोइंग में क्या होता है, एयर उसमें सप्लाई करी जाती है। ब्लोइंग में जैसे जनरली आप किसी प्लांट में देखोगे तो उस तरह का वहाँ पे हवा का ये छोड़ा जाता है तो वो ब्लोअर के थ्रू छोड़ा जाता है। तो बाकी स्टार्विंग हो गया, स्मूदरिंग हो गया, कूलिंग हो गया, ये फायर एक्सटिंग्विशन मेथड है। तो एक एक करके जैसे जानेंगे। स्टार्विंग जो होता है ये करता है क्या, जो फ्यूल सोर्स होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। कूलिंग जनरली आप समझ सकते हो सबसे ही ठंडा करने के लिए। तो क्या करता है ये हीट को जो होता है रिमूव करने का काम करता है या घटाने का काम करता है। स्मूदरिंग जो हो जाएगा आपका, स्मूदरिंग क्या करता है कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है या फिर ऑक्सीजन वहाँ पे जो अधिक मात्रा है वहाँ पे ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद करेगा स्मूदरिंग में। तो ये सारे हैं। तो इन चीज़ों से भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी। स्टार्वेशन किसको बोलते हैं, कूलिंग किसको बोलते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था आपका आग बुझाने में शामिल नहीं है तो वो आपका क्वेश्चन डी आंसर जो हो जाएगा ब्लोइंग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें दिया है द डिस्चार्ज फ्रॉम नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप का दे रखा है। तो नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप जनरली देखोगे आपका पॉजिटिव पंप इस्तेमाल होते हैं। इसमें से पूछा है कि नॉन जो मतलब डिस्चार्ज फ्रॉम नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप जो कहाँ मतलब क्या करना है, जो नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से क्या होता है उसको निकालने का बोल रहा है। तो वो जो आएगा उसके लिए आपका कंटिन्यूस डिस्चार्ज मशीन लगेगा। सो ए आंसर हो जाएगा इसका। इसमें सिंपल पूछा है कि जो नॉन डिस्चार्ज पंप होगा उससे हमको निकालना है। मतलब आप जैसे पानी रख लो या टैंक रख लो, पानी निकालना है। तो जो भी एक नॉन पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप से क्या करेंगे उसको हम चलाएंगे और एक दूसरा लगा देंगे कंटिन्यूस डिस्चार्ज पंप, उससे हम करके निकालेंगे। तो यही आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तभी जाके निकलेगा, अदरवाइज क्या उल्टा कर दोगे तो वो नहीं निकलेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है। तो धातु काटने का कार्य पूछा है इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मेटल कटिंग ऑपरेशन। तो प्राइमरी पूछ रहा है तो प्राइमरी आपका ड्रिलिंग हो जाएगा। ड्रिलिंग के बाद ही आपका स्पोर्ट फेसिंग होता है, काउंटर में सिंकिंग होता है या काउंटर बोरिंग बाद में किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, ड्रिलिंग करा जाता है। जैसे आपका काउंटर सिंकिंग जो होता है जनरली इसमें थोड़ा एंगुलर बेवल किया जाता है। जो सरफेस पे आपके कुछ हेड लगाते हैं मतलब स्क्रू लगाते हैं तो हेड पे ना आए, हेड फॉर्म ना हो, उसके लिए आपका काउंटर सिंकिंग कराया जाता है। काउंटर बोरिंग जो होता है आपका एक गिवन डेप्थ होता है, वहाँ पे जो पहले से ड्रिल किया हुआ रहता है उसको वो बड़ा किया जाता है और एक स्टैंडर्ड साइज में तब फिक्स साइज होता है उसका कि कहाँ तक करना है। और ये जो होता है काउंटर बोरिंग जनरली सॉकेट हेड या सॉकेट हेड स्क्रू के लिए या बोल्ट के लिए वो स्थान देने के लिए उसको काउंटर बोरिंग करा जाता है। वहीं आपका स्पोर्ट फेसिंग जो होता है वो फ्लैट से बनाया जाता है जिसमें बियरिंग से सरफेस जो है उसमें प्रोवाइड करी जाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। मैंने सर इसमें लिखा है जब एक वृत्त को 3 बराबर त्रिज्य खंडों में, त्रिज्या खंड क्या होता है, एक सर्कल हो गया इसमें से आप काट दोगे ये आपका त्रिज्य खंड होता है। जैसे ये आपका एक सर्कल हो गया इस पर काट दो ये आपका त्रिज्या खंड हो जाएगा ना। इसमें क्या पूछा है, जब वृत्त को 3 बराबर त्रिज्या खंड में, तो यहाँ काट दो 3 बराबर त्रिज्या खंड में काट दिया जाता है तो प्रत्येक त्रिज्या खंड में सम्मिलित कोण कितना होगा। टोटल कितना होता है 360 होता है। इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 को हम यदि पाई में लिखेंगे तो कितना होगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। 2 पाई बाई 3 तो आपका सी में आंसर है।
सिंपल क्वेश्चन है आपका। जैसे इसमें क्या है, एक वृत्तखंड होता है, उसमें 3 त्रिज्याखंड कर दो, ये आपका 3 कट गया है ना। अब यहाँ पे 120 डिग्री टोटल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें क्या करोगे, तीन तीन पार्ट में डिवाइड करा है, 3 से डिवाइड करोगे 120। अब 120 को हम पाई, क्योंकि रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है, रेडियन में जब इसको चेंज करेंगे हम 120 को, 90 का क्या होता है, पाई/2 होता है। 60 का होता है आपका पाई/3 होता है। 60 डिग्री का जो होता है पाई/3 होता है ना। और ये आपका 30 डिग्री का जो होता है वो पाई/6 होता है। सो ये आपका 60 डिग्री का पाई/3 है, तो इसका डबल मतलब 120 निकालते हो तो इसका भी डबल कर देते हैं, तो 2 पाई/3 हो जाएगा, सिंपल। अगले सवाल पे चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे उच्च सटीकता और तर्क संगत वाले मास्टर के साथ तुलना करके उपकरण में विचलन की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि क्या है। तो इसमें पूछा है साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग डेविएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और उसमें कंपेयर करने के लिए विद द मास्टर हैविंग हाई एक्यूरेसी। तो इसमें क्या होता है, आपको इस पर कैलिब्रेशन कराया जाता है। कैलिब्रेशन करोगे तभी आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि किसमें किसमें कितना डिफरेंस है। तो वही पूछा है, जो सटीकता हो गया और तर्क संगत वाले मास्टर के साथ तुलना करने के उपकरण को के लिए विचलन की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि क्या है। तो आपका वो कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन से ही जो भी चीज़ें उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मैच कराने के लिए, और साथ ही साथ जो होते हैं डिफरेंसेस निकालने के लिए उसमें आपका होता है, जिससे आप उस चीज़ को वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और साथ ही वो जो इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट करोगे उसको भी आप क्लियर कर सकते हो कि सही है नहीं है, उस वैल्यू में वो एक्यूरेट है नहीं है। तो उससे आप क्या करते हो, ट्रेस कर सकते हो। बाकी एक्यूरेसी है वही चेक करने के लिए जो होता है डायमेंशन का प्रिसाइज होता है, मतलब मिनिमम जो मेजरमेंट होता है वो प्रिसीजन होता है। और डेविएशन जो होता है आपका शाफ्ट और होल के बीच में जो एक डेविएशन दिया जाता है अपर, मतलब आपका भी आपका शाफ्ट का साइज ले ले, शाफ्ट सॉरी कह रहा हूँ, एक आपका मतलब शाफ्ट और होल का वो क्लियरेंस होता है। साथ ही सो इसमें जो होता है आपका लिपिड डिफरेंस लिया जाता है बेसिक साइज़ का, होल और शाफ्ट किसी में भी आप ले सकते हो। सो बेसिक साइज़ जैसे आपका ये जैसे रख लो, ये आपका बेसिक साइज़ हो गया, और इससे ऊपर जाएगा होल का और ये आपका शाफ्ट का। सो इससे आप किसी एक को ले सकते हो। सो बेसिक अलजेब्रिक डिफरेंस मतलब क्या है, इसमें जो भी वैल्यूज दिए रहते हैं वो डेसिमल्स में होते हैं, या फिर आपके डेसिमल्स में ज़्यादातर होते हैं, 20.004 ऐसा करके। तो बेसिक साइज़ जो होगा उसको 20 मानो, उसके बाद आपका होल का साइज़ होगा, फिर आपका शाफ्ट का साइज़ हो सकता है। तो कोई सा भी हो, वो आपका जो फिर डिफरेंस होते हैं वो आपका विचलन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर पे। इसमें क्या है, 60 डिग्री और 60 डिग्री में से 45 मिनट को घटा दें, सॉरी 15 मिनट को घटा दें तो कितना बचेगा। सो 1 डिग्री में जो होता है आपका 60 मिनट होता है। सो 1 डिग्री में 60 मिनट में 15 मिनट घटाओगे तो आपको 45 मिनट बचेगा, और 1 डिग्री में 60 से घटा दो तो आपका 59.45। सो 59 डिग्री 45 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें दरवाज़ा बनाने के प्रयुक्त कुल कच्ची चादर की मात्रा जो है 4.1 मीटर है, आपका 6% दे रखा है, 5% सीट के 6 की कहती। तो कैलकुलेट वेस्टेज ऑफ सीट पूछा है, तो कितना वेस्टेज है इसमें हम यदि देखते हैं तो अमाउंट ऑफ टोटल रीसेट, मतलब इस पर देखेंगे तो 4.1 स्क्वायर मीटर है ना। तो ये जो आपका हो जाएगा, तो क्या निकालना है, हमारा वेस्टेज निकालना है। तो वेस्टेज का फॉर्मूला निकालते हैं हम। तो ये 5% दिया है, मतलब 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4.1 को करते हैं ना, 4.1 करेंगे तो आपका इसमें आ जाएगा आंसर। ये 4.1 मतलब 200 हो गया, ये आपका 41, इसको यदि काटते हैं सो 0.205 आता है आंसर। सिंपल है। वैसे इसका निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, वेस्टेज का लगा दो। सो वेस्टेज इज इक्वल्स टू लगाओगे तो जो आपका पहले इसमें क्या क्या है, जो कच्ची चादर की मात्रा है वो आपका 4.1 है, और इस पर दिया हुआ है आपका 5% का 6 है, तो 1/20। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.205, ये आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें एक्मी थ्रेड का पूछा है, एंगल पूछा है, तो आपका 29 डिग्री होता है, जो इसमें ऑप्शन में कोई किसी में भी नहीं है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री जो होता है मेट्रिक का होता है, 45 आपका बटरस थ्रेड का होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सीएनसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल आपका सी में है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस पर है विच
क्या है, पीतल सामग्री पर ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित में से ड्रिल बिट का उपयोग किया जाएगा। तो पीतल सामग्री पर ड्रिल करना है तो उस टाइम पे जो होता है आपका कौन से टाइप का ड्रिलिंग, किस टाइप का ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो होता है आपका स्लो हेलिक्स का होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें और जैसे है क्विक हेलिक्स जो है आपका, जिसमें त्वरित हेलिक्स बोलते हैं, ये आपका सॉफ्ट मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है। और शायद ये जो होता है ये जैसे सॉफ्ट मटेरियल में आपका एल्यूमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं 11 नंबर पे। ये आपका कटिंग स्पीड से रिलेटेड है आपका फार्मूला। इसमें आपका 40 मीटर पर मिनट दिया हुआ है कटिंग स्पीड है, और इसकी जीवन का लंबाई है 16 का है, और इसका उपकरण का लेखा 10 मीटर। अच्छा, इसमें दो वैल्यू दे रखे हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक अलग फार्मूला होता है, ये कटिंग स्पीड से नहीं है फार्मूला, उसी से है, मतलब थोड़ा सा अलग क्या चीज़ हो जाएगा, इसमें दो वैल्यूज आ गए ना, उसमें आपका फार्मूला जो है दूसरा लग जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगेगा, एक होता है VTN करके, VTN इज इक्वल्स टू सी। वी जो हो जाएगा आपका कटिंग स्पीड हो जाएगा, टी जो हो जाएगा टूल लाइफ हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू दिया हुआ है टूल लाइफ का, जैसे 16 यूनिट है। फिर एन जो है आपका टूल लाइफ का जो एक्सपोनेंट है उसके बारे हो गया, और सी जो है वो कांस्टेंट है। आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे ये दो वैल्यूज दिए हुए हैं, एक तो आपका यहाँ से जैसे देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक ही हो गया, और इधर एक साइड का आपका दूसरा हो गया। तो एक साइड का हम निकालते हैं, एक साइड का बराबर दोनों कर देते हैं, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि अमाउंट जो है उसको आपका अज्यूम करना है। तो ये हमारा फार्मूला इधर मैं लिख देता हूँ, VTN इज इक्वल्स टू सी। इसमें करना है फार्मूले को। तो ये आपका एक साइड जो रखा है 40 है, तो 40 मल्टीप्लाई ये कितना है 16 का है, तो 16 कर दिए। और दोनों का जो घातांक दे रखा है 0.5 है, तो 0.5 सेम चीज़ इधर भी हो जाएगा। इधर 10 है, इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है, पहले में यूनिट था, दूसरे में यूनिट नहीं है, इसमें खाली कटिंग स्पीड है। तो 10 मल्टीप्लाई अब इसका जैसे 0.5 इसका भी है, तो T2 इधर हो जाएगा, इसका माइनस 0.5 ये हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम आगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 का पावर में लगाओगे आप 5 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, और इसको हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 कट जाएगा, मतलब 40 इंटू 4 हो जाएगा। और ये आपका जो हो जाएगा 10, इसको यही रहने देते हैं ना, ये आपका टोटल 160 हो जाएगा, और इधर 160 हो गया इज इक्वल्स टू 10 इंटू T⁵ है ना। सो ये जब इधर आएगा तो ये आपका 16 दाएँ 160 16 हो जाएगा, T⁻1.5 0.5 टी की पावर, ये आपका आ गया इतना। तो T इज इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये जब 0.5 है 1/2 हो जाएगा, है ना। इधर से 1/T है, 1/0.5 है, तो इसको जैसे हम चेंज करते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में करते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। सो 1/2 इधर जब आएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब 256 हो जाएगा आंसर। सो सी आंसर जो है वो सही आंसर है, सी। 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिगर दिया गया है, ड्राइंग से क्वेश्चन था, जिसमें सिंबल के बारे में पूछा है, ये किसका सिंबल है। तो ये जो है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, ये थर्ड एंगल का है। फर्स्ट एंगल जो होता है आपका ये आपका इस साइड से होता है। साफ थोड़ा क्लियर बना देता हूँ छोटा। ये जो होता है जस्ट इसको अपोजिट कर दो, आप इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका हो जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। अगले सवाल पे चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में क्या है, इसमें फिट से क्वेश्चन है। इसमें आपका देखोगे तो टॉलरेंस साइड दे रखा है, टॉलरेंस साइड जो साफ्ट का है 30E8, और 30 के बारे 30 हो गया E एंड 8 रिप्रेजेंटेड। तो ये क्या दिखा रहे हैं, 38 जो है वो क्या दिखा रहे हैं उसके बारे में पूछा है। तो 30 आपका बेसिक साइज़ हो जाएगा, E जो है वो आपका साफ्ट का हो जाएगा, फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा, और ये 8 जो है ग्रेड ऑफ टोलरेंस हो जाएगा, ग्रेड ऑफ टोलरेंस। तो ये आपका ए ही जो है वो आंसर हो जाएगा। ये साफ्ट के लिए दे रखा है, इसमें आपका पहला जो है बेसिक साइज़ हो गया। फिर उसके बाद ई जो होता है वो उस जो भी आपका होल होगा या साफ्ट होगा, तो होल में क्या होता है वो बड़े अक्षर में होता है, साफ्ट में आपका स्मॉल लेटर में लिखा होता है। तो ये फंडामेंटल डेविएशन हो गया। फिर बाद में 8 जो दिखा रहा है आपको वो टोलरेंस है। अगले सवाल पे चलते हैं 14 नंबर पे। तो इसमें लिख रखा है इसमें 10 kg द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण पूछा है आपका, एक्सीलरेशन पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना।
एफ इज इक्वल्स टू एम ए जो होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। सो इसमें हम डायरेक्टली फार्मूला हम पुट करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए है ना। एम ए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो एम निकालना है, एम इज इक्वल्स टू एफ बाई ए हो जाएगा, ये मतलब 1 हो जाएगा। अब ये चेंज भी होगा क्योंकि देखो एक तो आपका केजी में है और एक न्यूटन में है यूनिट। सो ये आपका हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर सेकंड किसमें है, ये आपका है ए में है। सिंपल समझ में, दोबारा एक बार बता देता हूँ इसमें। देखो फोर्स इज इक्वल्स टू, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है मास दिया हुआ है, ये मास हो गया किलो और ये न्यूटन दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है सेकंड न्यूटन का लॉ से, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारा फोर्स जो हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा और मास आपका 10 केजी हो जाएगा, तो निकलेगा क्या, आपका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं निकालना है। तो ये 10/10, एक आपका केजी में है और एक आपका न्यूटन में है। जब इसको काटोगे तो 1 बच गया और ये दोनों का जो यूनिट निकलेगा, केजी को आप जैसे चेंज करोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब किसी दूरी को आप तय कर रहे हो कितने समय में, ये होता है। तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और कितने समय में कर रहे हो तो उसका सेकंड स्क्वायर हो जाता है। सो 1 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, इसमें खाली स्थान दे रखा है। इसमें ये पूछा है पंच के एक झटके से पट्टी या सीट के वांछित आकार काटने की प्रक्रिया है। तो इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट डिजायर्ड शेप फ्रॉम द स्ट्रिप और सीट बाय सिंगल ब्लो। मतलब एक पंच में जो एक शेप पे काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो एक झटके में बोल रखा है, एक झटके में पट्टी सीट से जो है एक आकार को निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है आपका ब्लैंकिंग होता है। ये आपका सीट मेटल शॉप जहाँ पे होता है, जहाँ पे गाड़ी की बॉडीज़ बनाई जाती है या दूसरे कुछ बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल करी जाती है। उसके लिए डाई बनी होती है। जैसे जो भी ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा जहाँ पे सीट मेटल का काम है। तो सीट मेटल का काम कहाँ पे मिलेगा आपको, जो गाड़ी की बॉडीज़ बनती हैं, चेचिस बनता है, उस पर बहुत ज़्यादा काम होता है जो सीट मेटल का। तो उसके लिए शेप बनाने के लिए ज़्यादातर जो होते हैं उसके ब्लैंकिंग का प्रोसेस करा जाता है। तो आपका सीट मेटल का एक उस पर होता है, तो वहाँ पे ब्लैंकिंग करके उसका एक डिजायर्ड शेप जो होता है, मतलब जिस आकार में चाहिए। जैसे आपका हुड देखोगे, हुड हो गया, उसके बाद रूफ हो गया, तो अलग अलग जैसे वो बनते हैं, अलमारी बनते हैं उनमें सीट मेटल का। तो वो डिजायर्ड शेप, बहुत सारी चीज़ें डिजायर्ड शेप में बनाई जाती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें क्या है सीट मेटल के द्वारा मैलेट लगा के करा जाता है। तो इसमें जो पूछा था वही आपका डिजायर्ड शेप, मतलब एक झटके में क्या है, एक वंचित आकार के मतलब फिक्स्ड आकार का बनाने के लिए उसके लिए जो प्रोसेस करा जाएगा वो कौन सा है। सो वो आपका ब्लैंकिंग होता है। उसमें देखेंगे पियर्सिंग जो होता है, पियर्सिंग बेसिकली जो होता है ये आपका जो सीट मेटल में ही होता है। इसमें क्या जाता है, होल्स बनाए जाते हैं जो इंटरनल फीचर होते हैं, मतलब जो आंतरिक भाग होते हैं उस पर काम करा जाता है। और साथ ही इसमें जो स्लग बैठे होते हैं उसको भी हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगला जो है लेंसिंग। लेंसिंग क्या होता है, इसमें जो क्या कहोगे, मेटल जो होता है, मेटल के आपके पार्शियल मतलब स्लीट हो गए हैं, टैब हो गए हैं, वो रह जाते हैं ना, तो उस मटेरियल को हटाने के लिए जैसे उस पर स्लीट करना है, निकालना है, तो उसके लिए करा जाता है, इसका ही उपयोग करा जाता है। और उसको एक डिज़ायर्ड शेप में लाने के लिए लेंसिंग का उपयोग करा जाता है। वहीं आपका ट्रिमिंग जैसे ट्रिमिंग अब दाढ़ी बनाते हो ना, सेम चीज़ उसमें भी है, सीट मेटल में काम करा जाता है। ट्रिम जहाँ पे जो शार्प एजेस लगे रहते हैं, बन गए होते हैं, उनको हटाने के लिए ट्रिमिंग करी जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका हेमिंग ऑपरेशन के बारे में पूछा है। तो हेमिंग ऑपरेशन सीट मेटल वर्क तो क्यों करा जाता है उसके बारे में पूछा है। तो उसमें हेमिंग जो होता है उस पर आपका मेकिंग एज ब्लंट, बेंडिंग एंड फोल्डिंग एट 180 डिग्री। तो आपका जो ए आंसर है वही आपका हो जाएगा। हेमिंग ऑपरेशन जो किया जाता है सीट मेटल वर्क में, वो 180 डिग्री पर मुड़कर किनारों को कुंद बनाना मेन उसका काम होता है। अगला जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में है, एक चरखी का उपयोग 900 न्यूटन के बल के साथ 100 वाट के रेटेड शक्ति के साथ द्रव्यमान को 2 मीटर मिनट की एक ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है। वो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस तक द्रव्यमान उठाया जा सकता है। तो 900 न्यूटन हो गया, फिर ये आपका वॉट हो गया है ना, फिर ये टाइम दे रखा है, मतलब 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो इसमें एक फार्मूला सेट हो जाएगा आपका, है ना। तो हाइट निकालना है, तो उसके लिए हमारा सबसे पहले देखते हैं, तो वैल्यू दे रखा है। तो इसमें देखोगे क्या क्या दे रखा है, इसमें फोर्स हो जाएगा आपका 900 न्यूटन हो जाएगा फोर्स। उसके बाद ये आपका पावर हो जाएगा, ये पावर हो गया, ये फोर्स हो गया,
उसके बाद ये जो 2 दे रखा है ये आपका टाइम हो गया है ना, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे यहाँ से। सो वर्क निकालने के लिए आपका फॉर्मूला लगेगा P इंटू टी करोगे तो 150 करोगे तो आपका आएगा 150 × 120, ये 15 12 180, 18,000 आ गया, ठीक है। और साथ ही आपका जो दे रखा है ये आपका न्यूटन दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो आपका 900 न्यूटन है। तो इसका जो है हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क निकल के आया, वर्क आया कितना, W/F मतलब 18,000 डिवाइडेड बाई 900, 1 2 9 दूनी 18 मतलब ये 20 निकल के आया। 20 है क्या आंसर में, ये आपका बी में है, 20 मीटर आंसर हो जाएगा। हाइट जो होगी वो 20 मीटर होगा। आप देख सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे इसका एक्सप्लेनेशन में और भी इसमें आपको कमेंट में मिल जाएगा। बाकी एक्सप्लेन तो कर लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं 18 नंबर पे। तो 18 नंबर पे जो है बोल्ट की आघात अवशोषक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या बोला है, द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट कैन बी इंक्रीज। तो पूछा है कि बढ़ाया जा सकता है, तो खाली ये इन्होंने जैसे क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, इन्होंने डाउट का क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत डाउटेड क्वेश्चन है। फिर ऑप्शन में दे रखा है कि ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं अब ऑप्शन में कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे बढ़ाया जा सकता है वैसा सवाल पूछ रखा है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीजिंग वॉशर हो गया, इंक्रीजिंग टाइटनिंग हो गया, ऐसे करके। तो ये थोड़े सवाल जो है ना ये बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, बढ़ाया जा सकता है, बोल्ट का जो होता है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो शैंक होता है ना, शैंक का डायमीटर जो होता है मोटा करके, जैसे ये आपका बोल्ट हो गया, ये आपका हेड ऊपर बनता है और ये आपका शैंक रहता है। तो इसका यदि आप मोटाई बढ़ा दो तो इसमें क्या होता है, लोड या जो मतलब लोड को या शॉक को जो है ना सहने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका दे रखा है 19 नंबर पे, -40 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में और उसको क्या है केल्विन में चेंज करना है। तो कितना होगा केल्विन में, उसके बारे में पूछा है। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है केल्विन का, क्या होता है K-2 से इसका करोगे C/5 होता है, C/5 = K-273/100, मतलब ये भी 5 होता है। तो 5 तो कट जाएगा, C कितना दिया हमारा -40 दिया और ये आपका माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 273 K। अब इसमें यदि आप प्लस, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 273 में आप घटाओगे 40 तो कितना बचेगा 233 केल्विन। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें दिखा है द एंगल बिटवीन द ड्रिल एक्सिस एंड द लीडिंग एज ऑफ द लैंड इज। तो इसमें पूछा है जो ड्रिल एज और भूमि के अग्रणी किनारे के बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका चीजल एज एंगल हो जाएगा। चीजल एज एंगल है क्या, और ये आपका चीजल एंगल है, तो ये आपका चीजल एज एंगल हो जाएगा। लीप एंगल जो होता है, पॉइंट एंगल जो होता है आपका मेन जो ये बनता है, ये आपका पॉइंट एंगल होता है ना। लीप रिलीव एंगल जो होता है ये वाला जो है एक साइड का ले लोगे तो ये आपका लीप एंगल होता है। और चीजल एंगल जब आप सामने से देखोगे ना तो वहाँ से आपका बनता है चीजल एंगल, जो आपका ड्रिल अक्ष हो गया जहाँ पे वो बैठता है, जैसे फिगर जो बनाते हैं ना इस तरह से बनता है। सो यहाँ पे आपको चीजल एज एंगल मिलता है। 21 नंबर पे है, जो इसमें दे रखा है 100 kg वजन का एक धातु ब्लॉक फर्श पर रखा हुआ है। यदि घर्षण का गुणांक 0.1 है और फर्श के साथ साथ खींचने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। फोर्स निकालना है और गुरुत्व त्वरण दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसमें देखो मास दे रखा है, आपका घर्षण गुणांक दे रखा है, उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इसमें आपका फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला जो है इसमें बैठता है क्या होता है इसमें, अच्छा इसको पहले चेंज कर लेते हैं ना। ये मास जैसे दिया हुआ है ना, तो मास आपका 100 kg हो जाएगा। सो मास = 100 kg और एक्सेलरेशन जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड है ना। सो इसका तो हमें नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए जो मास दिया हुआ है उसको हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नॉर्मल फोर्स जो है 1000 न्यूटन आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें क्या पूछा है, फ्रिक्शन वाला है ना, घर्षण गुणांक दिया हुआ है तो इससे सवाल पूछ रखा है। तो इसमें आपका इसका फॉर्मूला जो लगता है FF करके होता है, μN होता है। तो म्यू ये आपका इसमें कौन वैल्यू, तो ये म्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये आपको घर्षण गुणांक का 0.1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये N जो है
एन हमारा ये नॉर्मल वाला हो जाएगा 1000 का, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हट जाएगा, ये आपका 100 न्यूटन बच जाएगा। तो 100 न्यूटन ऑप्शन में है क्या, ये आपका ए में है, आपका 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन। सो अगले चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। विच मीडिया विल गिव मोस्ट सेवर क्विंचिंग इन हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट में बोल रहा है सबसे गंभीर समन देगा, तो कौन सा है जो सबसे गंभीर समन देता है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें क्या है, गंभीर समन का है ना, ऑयल है, वाटर, हाँ वाटर है, वाटर आपका जो है वाटर होता है आपका सबसे गंभीर समन वाला जो होता है, मतलब सबसे बढ़िया मोस्ट सेवर क्विंचिंग सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में भी लाया जाता है, लगभग आपका वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल का होता है ब्राइन सोल्यूशन जो होता है, ये सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी आपका ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल का भी होता है, इसमें आपका साथ में यूज़ कर रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे, वाटर क्विंचिंग हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि में भराव सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो विच मेथड एम्प्लॉय फिलर मटेरियल फॉर जॉइनिंग मटेरियल। सो ये आपका वेल्डिंग में हो जाएगा। वेल्डिंग में जो होता है जॉइनिंग मटेरियल के लिए जो फिलर मटेरियल यूज किया जाता है, तो वेल्डिंग में होता है। रिवेटिंग में क्या होता है, उसमें आपका बोल्ट की तरह होता है, तो रिवेट वो होता है जो सीट मेटल को जोड़ने के लिए बोल्ट और रिवेट आपका एक तरह का ही है, लेकिन यही चीज़ों में फ़र्क होता है। रिवेट होता है परमानेंट फास्टनर, और बोल्ट जो होता है क्योंकि उसको खोल लगाया जा सकता है, इसमें क्या होता है हेड बनाया जाता है, इसलिए वो परमानेंट फास्टनर में आ जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से फिलर मेटल जो ज्वाइनिंग में मेटल को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है फिलर मेटल, तो आपका वेल्डिंग हो जाएगा आंसर में। अगला चलते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें दे रखा है कि एक हेलिकल स्प्रिंग है, लोडेड है, उसमें आपका 500 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और कंप्रेस्ड है 25 mm का। व्हाट वुड बी द लोड रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन 10 mm। तो इसमें क्या है, फोर्स दिया हुआ है, उसके बाद आपका 25 mm तक संपीड़ित किया जाता है, बाद में कह रहा है 10 mm तक संपीड़ित करने के लिए कितना भार देना होगा। तो इसमें आपका वेट निकालने का है, तो इसमें फार्मूला लगता है आपका। सो फार्मूला जो होता है इसमें, जैसे सबसे पहले देखेंगे हम इस पर आपका एक फार्मूला लगता है, जो फार्मूला जो होता है हुक लॉ का है, जो आपका होता है F इज इक्वल्स टू मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू KX होता है ना, जिसमें आपका K जो है ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग लोडेड वाला, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, और आपका X जो हो जाएगा वो आपका संपीड़ित जो किया जाता है वो आपका हो जाएगा, जो कंप्रेस्ड है ये आपका X हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला में हमें ये चीज़ निकालना, लेकिन हमें निकालना क्या है, सिंपल। ऐसे पहले हम इसको दूसरा निकालेंगे। सबसे पहले क्या है ना, इसमें हमारा के मालूम नहीं है, के पहले निकाल लेते हैं। तो F/X करेंगे तो F हमारा 500 है ना, 500 बटे X आपका 25 हो जाएगा। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करते हो ये आपका 20 न्यूटन आता है। तो 20 न्यूटन जो हमारा के आ गया है ना, 20 न्यूटन के आ गया। अब इसके बाद ये लोडेड रिक्वायर्ड टू कंप्रेस्ड का दे रखा है, तो ये आपका 10 है। तो 20 से 10 को 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 200 आ जाएगा। तो ये आपका 200 आ गया। सो सिंपल है। इसमें आपका फोर्स दिया गया है, कंप्रेशन वाला दिया गया है, और ये फाइनल निकालना है कि 10 mm तक के लिए कितना बार होगा। इसमें इसको डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगा तो 500 डिवाइडेड बाई 25, तो आपका 20 आ गया। इस 20 को आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आपका 200 न्यूटन हो गया। ये आपका हुक लॉ जो है, हुक लॉ है, हुक का नियम है, वहाँ से ये फार्मूला आता है F इज इक्वल्स टू K/X आता है। सो इसका इस्तेमाल करके आप सिंपल निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 नंबर पे। तो 25 नंबर पे इसका डायमेंशन दिया हुआ है ना, 6.861 mm। मान को सीधे मापने के लिए सटीक माप उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका माप लेने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो आपका आ जाएगा वर्नियर माइक्रोमीटर जो है इसका आपका 0.001 mm होता है। तो इसका उपयोग करके हम सीधा मेजरमेंट ले सकते हैं इस मेजरमेंट को, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे देखते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वर्नियर कैलिपर जो होता है इसका भी आपका जो डायमेंशन मेजरमेंट लेने के लिए होता है, जो आपका विड्थ का हो गया, डेप्थ का हो गया। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 होता है, 0.02 mm होता है।
आपका माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो इसमें आपके जनरल जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर में टेम्पलेट का पूछा है। तो टेम्पलेट का उपयोग जो होता है किस लिए करा जाता है? तो जनरली टेम्पलेट जो होते हैं वो टेम्पलेट आपके एंगल चेकिंग के लिए होता है। सो इसमें जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो आपका डी जो है आंसर है, डी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेम्पलेट का जनरली क्या होता है, एंगल जो होते हैं कोण चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। 27 नंबर पे देखते हैं, टॉर्क रेंज का उपयोग किया जाता है। तो टॉर्क रेंज का यूज़ पूछा है, तो वो होता है क्या? तो अप्लाइंग क्लैंपिंग फोर्स। तो इसका उपयोग जो होता है क्लैंपिंग करने के लिए, उसका फोर्स क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है टॉर्क रेंज का। बाकी जैसे इसमें लाइट इंटेंसिटी है, मेजर फ्लूइड प्रेशर हो गया, तो इसके लिए गेज लगता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए इसका आपका रेजिस्टेंस मीटर आता है। 28 नंबर क्वेश्चन में है, किस क्विक रिलीज वाइस के स्पिंडल पर किस धागे का उपयोग किया जाता है? तो आपका थ्रेड के बारे में पूछा है ना। जो आपके क्विक रिलीज वाइस होता है उसमें स्पिंडल में जो थ्रेड कटा होता है वो कौन सा थ्रेड होता है, उसके बारे में पूछा है। तो उसमें आपका जो है बटरेस थ्रेड होता है। अच्छा, क्विक रिलीजिंग वाले में जो होता है, क्विक रिलीजिंग वाले में आपका एकमी थ्रेड होता है ना। ऐसे जनरल आप जाओगे तो जनरल वाले में आपका बटरेस थ्रेड होता है। जनरल टाइप का जो मिलेगा क्विक रिलीजिंग वाला वाइस होता है, उसमें आपका एकमी थ्रेड होता है। और जनरल वाला जो होता है आपका बटरेस थ्रेड होता है। स्क्वायर थ्रेड का यूज होता है वहाँ पे जहाँ पे हेवी अमाउंट ऑफ लोड को उठाना होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। बाकी जो मेट्रिक थ्रेड होते हैं जनरल पर्पज़ के लिए यूज करे जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो मतलब कार्यशील तनाव, परम तन्य तनाव और कार्यशील तनाव का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, उसके बारे में पूछा है। तो आपका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, सुरक्षा का जो कारक होता है उसका आपका वो जो होता है, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस रेशियो जो होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका फिट से क्वेश्चन है ना, जिसमें ये साइज़ दिया हुआ है। सो ये आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा। क्लियरेंस फिट का है जिसमें आपका ये होल का विचलन है, ये दे रखा है, एक 0 है, एक आपका प्लस में 21 माइक्रोन है। जबकि ये आपका शाफ्ट का जो विचलन है दोनों माइनस में है, -7 -8। और इसमें क्या पूछा है, छेद और शाफ्ट के बीच में अधिकतम निकासी क्या है, मतलब क्लियरेंस पूछा है ना। तो क्लियरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, इसका शाफ्ट होल का जो होता है मैक्सिमम होल का कितना हो जाएगा, 20.021 हो जाएगा, है ना। और इसका जैसे 20 है तो आपका 19.980 हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 41 का आएगा। सो 41 माइक्रोन हो जाएगा। डी जो है वो आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने का सिंपल फार्मूला है, जो हाईएस्ट है होल का हाईएस्ट हो जाएगा। और नहीं तो आप सिंपल निकाल सकते हो कि ये आप ये है और इसको दोनों का जो डिफरेंस तो आपका आ जाएगा। इधर 20 प्लस में है और ये माइनस में है। जब इसको आप माइनस करो, इसको ऐड करोगे ना, सो ऐड करने में अलग हो जाता है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको आप खाली साइन को हटा दो, 20 और 21 आप सीधा जोड़ दो, आपका 21 माइक्रोन आ जाएगा। अलग अलग इंटरफेरेंस के इसमें अलग होता है। फिर आपका, चलो देखते हैं अगले सवाल पे। तो इसमें 31 नंबर पे है, 2 मीटर घन आकार के माइल्ड स्टील ब्लॉक का अनुमानित द्रव्यमान मास पूछा है। जो 2 मीटर क्यूब का घन है, माइल्ड स्टील का ब्लॉक है। तो इसमें कितना मास होगा उसके बारे में पूछा है। तो 2 मीटर क्यूब का होगा, तो इसमें आपका जो है 1,60,000 केजी हो जाएगा, है ना। सॉरी, 1,60,000 कह रहा हूँ, 16,000 हो जाएगा। इसका फार्मूला है निकालने का, कि तो फार्मूला आप निकाल सकते हो। जैसे क्या होता है, डेंसिटी जो होता है आपका माइल्ड स्टील का वो 7.8 होता है, 7.8 होता है ना। तो 7.8 को हम पूरा लिखेंगे अभी, तो 7816 ऐसे कुछ होता है 7816 या 550 होता है, ये है ना, 50 होता है। और हमारा जो डेंसिटी दे रखा है 2 दे रखा है। ये माइल्ड स्टील का क्या होता है, ये माइल्ड स्टील का डेंसिटी हो गया और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपका 7 दूनी 14 और 7.5 मतलब ये कुछ का। सो कितना आ जाएगा आपका, तो ये 15,700 आ जाएगा, है ना, 15,700। तो एक्यूरेट तो 15,700 आंसर में है, नहीं तो नियरेस्ट कौन सा है, 16,000 है, तो 16,000 आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस मतलब क्या होता है, जिसमें आपका लौह धातु नहीं है,
या फिर आप कह लो अलौह धातु इसमें से कौन सा है, तो आपका डूराल्यूमिन जो है, डूराल्यूमिन ही है जो आपका अलौह धातु है। ये आपका एलुमिनियम का होता है, एलुमिनियम का एक टाइप में से आता है। बाकी आपका स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील और शील्ड कास्ट आयरन, ये तीनों में जो होता है लोहा पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दे रखा है सीट मेटल ऑपरेशन, जिसमें कटिंग ऑपरेशन के बाद कटे हुए हिस्से को मोड़ना शामिल होता है। सो बेंड करने का बात कर रहा है ना, तो सीट मेटल ऑपरेशन विच इन्वॉल्व कटिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन हो गया, उसके बाद उसको बेंडिंग करेंगे, जो जिस पोर्शन को रिक्वायर्ड है, आउट पोर्शन ऑफ नॉन, मतलब जो पोर्शन रिक्वायर्ड है उसको करेंगे, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो आपका लेंसिंग होता है। लेंसिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो सीट मेटल ऑपरेशन होता है उसमें कटिंग ऑपरेशन के साथ, जैसे इसका क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था जिसमें एक डिजायर शेप बनाने के लिए लेंसिंग का, वहीं पे मैंने बताया था लेंसिंग के बारे। सो लेंसिंग जो होता है वो कटिंग ऑपरेशन होता है, साथ ही वो इंटरनल कटिंग भी बोला था उसमें। सो कटिंग ऑपरेशन के साथ साथ वो बेंड किया जाता है, सीट को जो है एक शेप में मोड़ बेंड किया जाता है, उसको बोलते हैं लेंसिंग। बाकी ये बता दिया था पियर्सिंग का होता है। अगला चलते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्ड नो कूलेंट फॉर मशीनिंग। तो मशीनिंग जब करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा मेटल है, चाहे दे रखा है इसमें, कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें आपका कूलेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वो आपका कास्ट आयरन होता है। तो कास्ट आयरन क्या होता है, इसमें ड्राई एयर के द्वारा, ड्राई एयर जो होता है उससे हम इसका मशीनिंग करते हैं। वहीं आपका माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील के प्लस सोल्यूबल ऑयल लगता है जितना। उसके बाद टाइटेनियम है इसके लिए आपका। सो इसमें भी आपका, इसका तो ग्रेड नहीं दिया हुआ है टाइटेनियम का, क्योंकि इतना लिखा हुआ नहीं है आपका, शॉर्ट मेटल छोटे छोटे को मिलता हुआ है। टाइटेनियम जो होता है इसका में अभी सोल्यूबल ऑयल नहीं है, उसमें एक स्पेशल टाइप का ऑयल यूज जो है इसमें कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछ रखा है द वेट ऑफ हैमर इज मार्क्ड। सो आपका जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, हथौड़े में जो वजन लिखा होता है वो कहाँ पे लिखा होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो चीक होता है, चीक में आपका वजन लिखा रहता है हथौड़े का। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक गहन ड्राइंग प्रक्रिया में, लाइक ड्राइंग का प्रक्रिया है, उसमें आपका प्लेन्स के चारों ओर झुर्रियाँ बनाने के लिए, झुर्रियाँ बनाने का कारण क्या होता है। तो जो फ्लैंज होता है उसमें चारों तरफ झुर्रियाँ बनाने का मेन कारण क्या है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो मेन जो कारण होता है आपका झुर्रियाँ बनाने का, वो आपका होता है ये आपका परिधीय संपीड़न के कारण बकलिंग। तो बकलिंग ड्यू टू सरकमफेरेंशियल कंप्रेशन, जो मतलब बकलिंग के कारण जो होता है ना, सरकमफेरेंशियल उसमें कंप्रेशन लगता है, उसके चलते क्या होता है उसमें झुर्रियाँ बनाया जाता है। सो अगला जो है आपका 37 नंबर क्वेश्चन में। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका गहराई माइक्रोमीटर के बारे में पूछा है, उसका सटीकता पूछा है ना। तो जितने भी माइक्रोमीटर होंगे आपके जनरल टाइप के होंगे, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर ऐसे होंगे, उसमें खाली वर्नियर नहीं होना चाहिए, डिजिटल नहीं होगा, तो उस केस में आपका 0.01 होगा। वहीं आपका वर्नियर हो गया या डिजिटल हो गया तो आपका 0.001 हो जाएगा। सॉरी, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, ये सेंटीमीटर में है वैल्यू, मैं उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था है ना, अभी ध्यान दिया, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो एक्यूरेसी देखोगे, एक्यूरेसी डेप्थ माइक्रोमीटर का तो 0.01 mm होता है, mm में होता है। सो सेंटीमीटर में करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 और आ जाएगा, मतलब आपका ये बी वाला जो है ये आंसर हो जाएगा, बी वाला। अगला जो है आपका 38 नंबर क्वेश्चन में, इन विच मेथड ऑफ मैनुअल बेंडिंग ऑफ शीट मेटल द फोल्डिंग लाइन इज कॉन्साइड विथ एज ऑफ बेंडिंग टूल। तो शीट मेटल को क्या है, मैनुअल रूप से मोड़ने की किस विधि में फोल्डिंग लाइन को बेंडिंग उपकरण के किनारे से मेल खाना चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो कौन सा विधि है जिसमें फोल्डिंग लाइन को क्या होता है, बेंडिंग लाइन, जो बेंडिंग लाइन होगा उपकरण के किनारे से मेल खाना चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो आपका जो है फोल्डिंग बार मेथड जो होता है उसमें आपका ये चीज़ होता है कि जो बेंडिंग उपकरण के किनारे से उसको मेल खाना चाहिए, वो आपका फोल्डिंग बार मेथड में होता है। अगला जो है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम। सो इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण के भाग स्ट्रेट पॉइंट और बेंड पॉइंट नाम से हैं। तो आपका वो होता है स्क्राइबर, स्क्राइबर जो होता है, स्क्राइबर के आपके दो टाइप के मिलते हैं, जिसमें आपका एक स्ट्रेट होता है, एक बेंड टाइप का होता है ना। सो ये आपका बेंड टाइप वाला इस तरह से थोड़ा होता है, ये आपका बेंड टाइप का होता है। इसमें कंपास क्या होता है, कंपास का उपयोग जो होता है, जैसे डिवाइडर होता है उसी तरह से कंपास होता है। कैलिपर जनरल होते हैं, उसमें कैलिपर में कई अलग अलग टाइप के कैलिपर्स आ जाते हैं। सो ये कैलिपर के टाइप में यदि आ जाओगे, डिवाइडर आपका हो जाएगा, वो कैलिपर का टाइप ही है। जैनी कैलिपर हो जाएगा, आर्मोप्रोडाइट कैलिपर हो जाएगा, वो सारे कैलिपर होते हैं। तो डिवाइडर का काम होता है, डिवाइडर और कंपास। डिवाइडर में क्या होता है, ये ऐसा होता है सीधा डिवाइडर। इसमें क्या होता है, इसमें अलग से लगाने के लिए अलग उसमें
मतलब चाप लेने के लिए होता है, ये भी चाप लेने के लिए होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, मार्किंग के लिए भी होता है। तो ये डिवाइडर और कंपास जो है सेम तरीके के हैं। ये आपको कंपास जो है आज के टाइम पे यूज होता है, मॉडर्न टाइप में ज़्यादा यूज होता है। बाकी डिवाइडर का भी यूज होता है, लेकिन वो स्टील के लिए जहाँ पे आपको मेटल पे काम करना होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और ये आपका सिंपल आपका इस्तेमाल होता है पेपर में, ड्राइंग शीट्स पे। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है ऑन नायलॉन वाशर इज फिटेड इनसाइड अ नट। मतलब एक नट है जिसके अंदर जो होता है नायलॉन वाशर फिट किया जाता है। तो उस नट लॉकिंग सिस्टम का नाम पूछा है, उसको क्या बोलते हैं। वो आपका जो होता है सीमेंस लॉकिंग नट जो होता है, उसमें आपका ये प्रोसेस में ये विधि पाई जाती है जिसमें आपका अंदर ही लगा रहता है। और सीमेंस लॉकिंग मेथड को जो बोलते हैं, इसको आपका जो नट का देखोगे तो इसको बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग नट भी बोलते हैं ना, सेल्फ लॉकिंग नट होता है। बाकी जैसे देखेंगे स्वान नट हो गया, कैसल नट हो गया, स्लॉटेड नट हो गया, तो ये नट पे ही कटे होते हैं। जैसे कैसल नट का होता है ये सिलिंड्रिकल आकार में थोड़ा ऊपर निकला होता है और इसमें क्ले स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉटेड में आपका स्लॉट ही कटा रहता है। स्वान नट जो होता है उसमें बीच में कटे होते हैं। एक आपका ग्रूव नट भी आता है। अगला जो है 41 नंबर पे हेलोन एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा है, उसमें कौन सा भरा जाता है। हेलोन एक्सटिंग्विशर जो है उसमें जो होता है कौन से टाइप का अग्निशामक यंत्र जो है भरा जाता है। तो आपका BCF और CFC होता है, सॉरी CTC होता है। CTC आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और BCF जो होता है आपका ब्रोमोक्लोरोमीथेन होता है। तो आपका C आंसर हो जाएगा। अगला जो है 42 नंबर पे 7 mm का ट्विस्ट ड्रिल है। इसमें 22 mm कटिंग स्पीड दे रखा है और इसके साथ धातु में ड्रिलिंग करना है तो उसमें RPM निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड का πdN/1000 है ना। इस फॉर्मूले पर आप सेट करोगे तो कटिंग इसमें क्या है, तो ड्रिल का डायमीटर दे रखा है। तो ड्रिल का डायमीटर 7 mm है तो πdN हो जाएगा। तो D 22/7 इंटू D हो गया 7 और ये कटिंग स्पीड हो गया 22 है ना। और ये डिवाइडेड में आता है 1000 और N हमें पता करना है। तो ये 22 से ये 22 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा 7 से, N = ये 1000 आ जाएगा आपका। तो B में जो है आंसर आपका 1000 है। 43 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये आपका सेफ्टी साइन दे रखा है, ये मॉनिटरी साइन वाला है। वार्निंग साइन साइन का दे रखा है, वार्निंग साइन का है ये, है ना। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है उसके बारे में पूछा है। तो निम्नलिखित चेतावनी का संकेत क्या दर्शाता है। तो ये आपका ओवर हेडेड लोड जो होता है उसको शो कर रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो 44 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्शन मेथड है जिसमें आपका जो गैर विनाशकारी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं आंतरिक दोषों को चेक करने के लिए उपयोग करते हैं। वो कौन सा है इसमें से, सो आपका अल्ट्रासोनिक इसमें से है जिसका उपयोग जो होता है मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, जिसमें आपका मेटल में किसी भी प्रकार का चोट नहीं लगाया जाता है और आंतरिक जो भी इंटरनल डिफेक्ट होते हैं उसका पता लगाया जाता है। बाकी जो होता है हार्डनेस टेस्टिंग हो गया, टेंसाइल टेस्ट हो गया, या इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, इसमें सब में आपका क्या होता है मेटल पे हीट करिए, मतलब उसमें स्ट्राइक करा जाता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर होता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्टर होता है, उन सब चीज़ों से उसका उपयोग करा जाता है चेक करने के लिए। बाकी अल्ट्रासोनिक जो होता है ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का है, यह गैर विनाशकारी विधि है जिससे हम आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में इसमें ड्रिल जिग है। एक ड्रिल जिग जो उन पतले या नरम वर्कपीस के लिए आदर्श है जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान मोड़ या मुड़ सकता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान मुड़ या मुड़ सकता है तो नरम वर्कपीस के लिए आदर्श है कौन सा है वो पूछ रखा है। तो ड्रिल जिग के बारे में पूछा है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा जो सैंडविच जिग होता है, ये सैंडविच जिग जो होता है वो क्या करता है नरम वर्कपीस के लिए जो ज़रूरी होता है। साथ ही आपका जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान क्या करता है मोड़ या फिर मुड़ सकता है, तो आपका वो सैंडविच जिग होता है। बाकी जैसे बॉक्स जिग हो गया तो बॉक्स जिग का इस्तेमाल जो होता है उसमें किया जाता है। अब बेसिकली जिग जो होते हैं ये क्या करते हैं होल्डिंग और गाइडिंग करने का काम करते हैं किसको, टूल को, और होल्डिंग और गाइडिंग करने का काम करते हैं टूल को। अगला जो है 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें मशीनिंग के दौरान बेलनाकार कार्यों के टुकड़ों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिग का डिज़ाइन किया गया है। तो ये आपका देखो एक जिग अलग आ गया। तो मतलब ये क्या है मशीनिंग और जो सिलिंड्रिकल वर्क होते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा टाइप का होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो विच टाइप ऑफ जिग इज डिज़ाइन टू होल्ड सिलिंड्रिकल वर्क पीस ड्यूरिंग मशीनिंग। तो जो आपको मशीनिंग के दौरान क्या होता है वर्क पीस को पकड़ने के लिए, सिलिंड्रिकल वर्क पीस को पकड़ने के लिए किस टाइप का जो होता है जिग का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। सो
ये जो होता है आपका ट्रोनियन जिग जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए ड्यूरिंग मशीनिंग। बाकी ये ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग हो जाएगा, मिलिंग जो हो जाएगा, फिर ग्राइंडिंग के लिए ऐसा कोई जिग नहीं होता है ग्राइंडिंग बोल के। 47 नंबर पे स्मॉल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ग्राइंडिंग जिग पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें पूछ रखा है, कॉमनली यूज विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर रिंग और प्लग गेज। सो रिंग और प्लग गेज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा है। बीइंग स्टेबल एंड वियर रेजिस्टेंस, जो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं वियर रेजिस्टेंस के लिए। तो आपका स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आपका होता है जो रिंग गेज और प्लग गेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट कैन काउज बकलिंग बिटवीन रिपेट। तो बकलिंग जो होता है उसका मेन रीज़न क्या है उसके बारे में पूछा है। तो बकलिंग का जो मेन रीज़न होता है वो आपका क्या होता है, जो दो आपके रिवेट्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ने चाहिए थे वो क्या होते हैं, जो एडजेसेंट रीवर होते हैं प्लेस होते हैं जो फार विच मतलब उसमें जो ग्रेटर देन 3 टाइम्स होते हैं उसमें होते हैं। तो आपका इसमें कौन सा है, ये आपका सी में लिख रखा है। सो मेन कारण पूछा है कि बकलिंग का जो होता है बिटवीन रिवेट का उसके मेन कारण क्या होते हैं। तो निकटवर्ती रिवेट को क्या आता है, रिवेट व्यास के 3 गुना से अधिक पिच के साथ बहुत दूर रखा गया है। मतलब आप जैसे 1 2 3 रिवेट लगाते हो ना, सो 3 गुना मतलब यहाँ पे एक रिवेट और दूसरा जो है इसके 3 गुना मतलब यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ ना लगा के आपने क्या करा यहाँ लगा दिया। तो उस केस में क्या है 3 गुने से ज़्यादा दूरी पे लगाते हो तो उसमें जो डिफेक्ट आएगा उस डिफेक्ट को बोलते हैं बकलिंग, है ना। सो वही चीज़ है आपका। तो इसमें दे रखा है एडजेसेंट रिवेट प्लेस टू फार, मतलब जो कुछ ज़्यादा दूर है, विच पिच पिच जो है पिच मतलब मच ग्रेटर देन 3 टाइम्स से ज़्यादा है, तो वही आपका बकलिंग कहलाएगा, बकलिंग बिटवीन रिवेट्स। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दे रखा है 2 है आपका 0.5 mm का जो है मोटी सीटों को जोड़ने के लिए एक लॉग ग्रुप जोड़ बनाना है। सो जो एक लॉग ग्रुप जॉइंट बनाना है, जो मतलब क्या है 2 0.5 mm मोटी सीट है, मतलब एक साइड का तो टोटल हो जाएगा आपका 1 mm का, है ना, 1 mm का हो जाएगा। उपयोग किए जाने वाले ग्रूवर की चौड़ाई है वो 8 mm की है। परिणामी तय का आकार कितना हो, चौड़ाई कितना होगा उसके बारे में पूछ रखा है। जो परिणामी तय हो जाएगा उसका आकार का चौड़ाई कितना होगा उसके बारे में पूछा है। तो ये 1 mm हो गया, ये 8 mm हो गया। जब ये 8 mm है और इससे 1 mm घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 mm हो जाएगा। तो सिंपल है 7 mm आ जाएगा आपका। तो ये आपको मन में सवाल आएगा कि ये 0.5 दे रखा है आपने एक कैसे निकाल दिया। तो ये 2 हैं, है ना, एक नहीं है 2 हैं, 2 मतलब 0.5 mm की जो सीट है तो 2 है मतलब एक साइड का 0.5 एक साइड का 0.5, तो दोनों मिला कितना हो गया 1 mm हो गया। और ये हमारा साइज जो दे रखा है ग्रुप का, जो ग्रूवर की चौड़ाई है वो 8 mm है, तो 8 में से एक को घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 7 mm आएगा। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला जो है 50 नंबर क्वेश्चन में इसमें दे रखा है ISSH 3600x700x1 एवं के साथ निर्देश स्टील की सीट की मोटाई पूछा है ना। तो ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा और यही आपका मोटाई हो जाएगा। तो एक जो दे रखा है वो आपका मोटाई है, तो ये आपका जो है ये mm में होगा, है ना, जो भी वैल्यू होते हैं दिए हुए ऐसे होते हैं तो mm में होते हैं, तो 1 mm हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये जब एल्यूमिनियम सामग्री को हाई स्पीड स्टील उपकरण का उपयोग करके काटा जाता है तो mm पर मतलब मिनट में अनुशंसित काटने की गति क्या होगी। तो ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, इसमें वैल्यूज़ दे रखे हैं। तो वैल्यूज में पूछा है कि कितना होगा, तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड। से डायरेक्टली आपका एल्यूमिनियम मेटर पे जाओ, इस पे जाओ ही मत, हाई स्पीड स्टील टूल पे जाओ ही मत, सीधा यहीं पे रखो कि कटिंग स्पीड पूछा है, रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ इसका एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का होता है आपका 50 से 60 के बीच में होता है, और 30 से 60 दिया हुआ है ना। तो एल्यूमिनियम का 30 से 60 होता है, इसमें 50 से 60 का है। तो 30 से 60 का जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम के लिए होता है, एल्यूमिनियम मटेरियल की कटिंग स्पीड होता है। अगला जो है 52 नंबर क्वेश्चन। तो फाइल का टैंक को बॉडी से अलग करने वाला घुमावदार भाग कहलाता है। तो जैसे इसमें क्या है, फाइल हो गया और इसमें टैंक हो गया, ये वाला टैंक होता है ना। सो मतलब इसमें जो यहाँ पे ये घुमावदार वाला है इस पार्ट का नाम पूछा है, तो इसको हम शोल्डर बोलते हैं। एज जो होता है साइड में जो होता है ये आपका इधर से ऐसे सिंगल कट होता है, वो आपका एज होता है। हील जो होता है, हील ये
विदाउट जो दांत वाले पोर्शन है, ये वाला हील कहलाता है। हैंडल आपका इधर जो लगेगा यहाँ पे वो हैंडल हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे मौजूदा छिद्रों को सटीक तरीके से बड़ा करने के लिए कौन सा कटिंग टूल डिज़ाइन किया गया है। तो जो पहले से ड्रिल किए हुए हैं उसको ड्रिल करने के लिए ऐसा बोला है कि सो विच कटिंग टूल इज डिज़ाइन फॉर इनलार्जिंग होल, मतलब पहले से ड्रिल किया हुआ है उस एक्यूरेट मैनर में करना है। तो उसके लिए आपका रीमर इस्तेमाल किया जाएगा। पहले से किया हुआ ड्रिल को बड़ा करने के साथ वो फिनिशिंग करने का काम जो होता है रीमर में होता है। टैप क्या होता है, इंटरनल थ्रेड काटने का काम करता है। ट्विस्ट ड्रिल जो होता है होल बनाने के लिए होता है। सीजल जो होता है एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। 54 नंबर पे है स्ट्रेस रिलीव इज कैरिड आउट, मतलब स्ट्रेस रिलीव को, मतलब स्ट्रेस की जो प्रतिबल विसर्जी प्रक्रिया में की जाती है तो क्या करा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो स्ट्रेस रिलीव जो किया जाता है वो न्यूट्रलाइज स्ट्रेस होता है, मतलब प्रतिबल को बेअसर करने के लिए आपका स्ट्रेस रिलीव किया जाता है। सिंपल आप मन में सोचते हैं, जैसे आप इन चीज़ों को सोच सकते हो कि आप मन में जैसे सोच रहे हो आपको क्या हो रहा है, परेशानी हो रहा है, चीज़ बार बार याद आ रहा है तो उसको हटाना है। तो मतलब नेचुरल तरीके से आ रहा है उस चीज़ को हटाना है। तो क्या करोगे, क्या चाहोगे, स्ट्रेस जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसको रिलीफ देना है। तो वही चीज़ आती है आपका उसमें मेटल में भी आता है। तो उसमें स्ट्रेसेस आते हैं, क्या प्रतिबल लगने से वो थोड़ा फटता है। तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन रखा जाएगा उसके बारे में होता है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीव करते हैं। उसमें आप ज़्यादा प्रतिबल नहीं लगाओगे तो वो फटेगा भी नहीं या फैलेगा भी नहीं, जैसा वो नेचुरल है वो नेचुरली रहेगा। हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्या होता है, इंड्यूस हार्डनेस के लिए कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया जाता है ना। अगले पे चलते हैं। जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसमें स्टेनलेस स्टील के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु तत्व का उपयोग संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए किया जाता है। सो ये इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के बात हो रहा है। तो उसके लिए जो होता है आपका क्रोमियम का जो उपयोग किया जाता है ना। स्टेनलेस स्टील में जो होता है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का उपयोग करके उसको जो संक्षारण प्रतिरोध होता है उसको और बढ़ा दिया जाता है। उसमें आपका ये क्रोमियम स्टील हो जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 56 है ना। सो ये आपका क्वेश्चन है फिलेट वेल्ड का है। अब फिलेट वेल्ड कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। तो फिलेट वेल्ड में क्या होता है, फिलेट वेल्ड इस तरह का बनता है ना। सो ये ऐसे होता है फिलेट वेल्ड का। सो ये कॉर्नर में बनेगा, हाँ बनेगा कॉर्नर में, लैब पे बनेगा, एक दूसरे के लैब पे बनाओगे तो ये लैब पे बनेगा, हाँ ये भी बनेगा, ठीक है। टी जो हो गया ये टी इसमें भी बनेगा। तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। 57 नंबर का है क्वेश्चन, इसमें स्पॉट वेल्डिंग के बारे में पूछा है। स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस पदार्थ के बने होते हैं। तो इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा है जो स्पॉट वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपका कॉपर होता है। कॉपर के साथ उसमें मिक्स रहता है मटेरियल, वो आपका जनरली कॉपर का होता है, लेकिन आपका टंगस्टन या फिर क्रोमियम का मिक्स रहता है। तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो ये मोस्टली चांसेस है उस टाइम इसको क्या होगा, किया गया होगा कि हटा दिया गया होगा, क्योंकि देखोगे टंगस्टन का इसका जो होता है टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सो ये इसके हिसाब से हम देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोड होता है स्पॉट वेल्डिंग का उसमें आपका कॉपर का बनाया रहता है, और कॉपर के साथ ये दोनों में से एक का इस्तेमाल रहता है। तो आप उसमें लगा सकते हो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का होता है। देखो अब क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम उतनी बढ़िया कंडक्टिविटी नहीं होती है, पर इनमें देखोगे दोनों में तो कॉपर ही उस हिसाब से फिर जाएगा, बाद में खाली कॉपर हो जाएगा, ओनली कॉपर का। लेकिन कॉपर खाली नहीं होता, उसमें मिक्स होता है। तो उसमें आपका टंगस्टन क्रोमियम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उसके हिसाब से बनाया जाता है। सो अगले चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट गियर ड्राइव। तो गियर ड्राइव के लिए जो है सही कौन सा है उसके बारे में पूछा है। सो ये टू अवॉइड, इसमें क्या है, अच्छे प्रणोद से बचने के लिए डबल हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है, हाँ किया जाता है। पिच सर्कल के दांत की चौड़ाई और दांत की वास्तविक मोटाई के बीच की दूरी को बैकलेस कहा जाता है, हाँ बैकलेस कहा जाता है। जो तो मतलब सात जो दांत होते हैं, दांत की चौड़ाई और दांत की वास्तविक मोटाई के बीच की जो दूरी होती है उसको बैकलेस कहते हैं। सी में जो है आपका क्या है, एपी साइक्लिक गियर। ट्रेन में 2 गियर लगे होते हैं, हाँ लगे होते हैं, ताकि एक गियर का केंद्र दूसरे गियर के केंद्र को चारों ओर घूमता रहे। ये भी सही है, मतलब आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 नंबर पे। तो ये आपका वी वेल ड्राइव से है क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वी वेल ड्राइव। तो वी वेल ड्राइव का जो है वो कौन सा फीचर नहीं है उसके बारे में पूछा है।
सो लार्ज डिस्टेंस वाला जो है ये आपका यही नहीं है, यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। सो ये वी वेल्ट का उपयोग जो होता है लार्ज डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है। और ये आपका लेस नॉइजी वाला, जैसे ये नहीं है, विशेषता नहीं है पूछा था, तो ये बाकी विशेषता में ये दोनों हो जाएंगे विशेषता में। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो लॉक वाशर का जो यूज़ किया जाता है उसका मेन पर्पस पूछा है कि किस लिए यूज़ किया जाता है लॉक वाशर का। सो ये आपका है प्रिवेंटिंग लूजनिंग बाय वाइब्रेशन। सो लॉक वाशर जो होता है क्या करता है, नट को लॉक कर देता है, तो वो क्या है, घूमेगा नहीं फिर। मतलब जिस वो पार्ट बॉडी पे लगा रखा है जहाँ पे, वहाँ से उसको नट पे लॉक कर देता है, उसके हेड को लॉक कर देता है, तो घूमेगा नहीं। सो यही चीज़ है, लूज नहीं होगा, मतलब प्रिवेंट करता है, बचाता है क्या, कंपन द्वारा क्या है, ढीलापन जो होता है उसको रोकने के लिए लॉक वाशर का उपयोग किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के किस प्रकार के काटने के उपकरण को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करके पाइप मतलब टेम्पर किया जाता है। 200 से 250 के बीच में जो कटिंग टूल है उसको टेम्पर किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो वो कौन सा टूल है उसके उसके बारे में पूछा है ना। सो वो जो है आपका जो रीमर होता है, रीमर को इस्तेमाल किया जाता है 200 से 250 में टेम्परिंग करने के लिए। बाकी ड्रिल का होता है, ड्रिल का जो होता है वो भी आपका उसी रेंज में होता है, 250 से 260 के आसपास। उसके बाद टैप्स जो होते हैं, टैप्स थोड़े से, जो ड्रिल का होता है सेम आपका टैप्स का रहेगा, टर्निंग टूल का भी वही मिलेगा। मतलब 200 से 250 का आया था इसलिए आपका रीमर हो गया। बाकी मतलब 230 से आपका 260 तक मान के चलो, बाकी टूल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। 62 नंबर पे आते हैं, साइनाइडिंग का पूछा है। साइनाइडिंग कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो आपका केस हार्डनिंग का एक मेथड है। बाकी जैसे ये टेम्परिंग हो गया, टेम्परिंग में टफनेस ऐड किया जाता है ना, ब्रिटलनेस को ऐड किया जाता है, टफनेस को ऐड किया जाता है, हार्डनेस को ऐड किया जाता है, टफनेस को, ब्रिटलनेस को रिलीज़ किया जाता है। सिंटरिंग एक प्रोसेस होती है, सॉफ्टनिंग हुई आपका जैसे एनालिंग करा जाता है, उसमें ये चीज़ें आती हैं। सो साइनाइडिंग के बारे में पूछा था, तो साइनाइडिंग आपका केस हार्डनिंग का एक मेथड है। 63 नंबर पे देखते हैं, ये आपका M16-1.5 और 45 जो है लंबे फास्टनर के लिए जुड़ने वाली चूड़ियों की अनुमानित संख्या कितनी होगी उसके बारे में पूछ रखा है। तो 1.5 है और 45 मिनट, मतलब 45 हो गया लंबाई, और इसका पिच जो है 1.5 है। सो ये आपको 15 या 45 टोटल जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब पिच होता है दो थ्रेड के बीच की दूरी जो होती है वो आपका पिच होता है। टोटल लंबाई कितना है, 45 है, तो टोटल कितना थ्रेड बनेगा आपका, सो 30 थ्रेड बनेगा। 64 नंबर पे आते हैं, टॉर्क जो है वो व्यक्त किया जाता है, किससे करा जाता है, तो न्यूटन मीटर से किया जाता है, जो बी में है ना। 65 नंबर पे है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ फ्लूइड लाइन इज मेजर्ड बाय। तो प्रेशर डिफरेंस जो होता है तो दो लाइन के दो पॉइंट के बीच में फ्लूइड का, उसको किससे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो इसमें से आपका जो है यूट्यूब मैनोमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है। जो प्रेशर डिफरेंस होता है फ्लूइड में उसको मेजर करने के लिए, दो पॉइंट के बीच का। इसमें जैसे होता है बैरोमीटर जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एनीमोमीटर जो होता है, हवाई जहाज़ की जो गति होती है ना, वो क्या होता है, नॉट में होता है, तो उसका मतलब यूनिट होता है, या फिर उसको मेजरमेंट करने के लिए गति जो होता है एयर का, उसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 66 नंबर पे देखते हैं, मास फ्लो रेट इंडिकेट। तो मास फ्लो रेट होता है द्रव्यमान प्रवाह दर जो है वो इंगित करता है, उसके बारे में पूछा है। तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो होता है मास फ्लो पर यूनिट टाइम, किस पे है, बी में है। सो मास फ्लो रेट जो होता है वो क्या दर्शाता है, तो वो आपका मास फ्लो पर यूनिट टाइम वो दिखाता है। मतलब एक समय में जो होता है, एक इकाई समय में जो होता है कितना मास का प्रवाह हो गया, उसके बारे में वो जो दिखाता है वही आपका होता है मास फ्लो रेट। अगला जो है 67 नंबर, गैल्वेनाइजेशन के बारे में पूछा है। तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा है गैल्वेनाइजेशन के लिए। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है जिंक कोटिंग स्टील के लिए अप्लाइड करता है, जिसमें रस्टिंग से बचाता है, यूज प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन, ये सही है। सो सारे हो जाएंगे, इसमें सारे होते हैं, उपयोग करे जाते हैं। सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग होती है, जंग से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही स्टील और लोहे की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सारे आंसर हो जाएंगे गैल्वेनाइजेशन में। अगला जो है 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है, ये क्या दिखा रहा है ना। तो इसमें देखोगे ये आपका टॉलरेंस है, और ये वाला जो है इसके बारे में पूछा है, तो इस तरह से है।
ये आपका किस चीज़ को दिखा रहा है, तो ये आपका सिलेंड्रिसिटी हो जाएगा। ये जो है वो सिलेंड्रिसिटी, कॉन्सेंट्रिसिटी जो होता है आपका, कॉन्सेंट्रिसिटी इस तरह से होता है। फ्लैटनेस का जो होता है, फ्लैटनेस का सिंपल इस तरह का होता है। सो ये आपके साइन होते हैं या सिंबल कह लो। जैसे इसमें क्या लिखा था, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट विच शेप। सो किस आकार के लिए ज्यामितीय सहनशीलता निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई है, तो इसके बारे में पूछा है। सो आपका जो है ये सिलेंड्रिसिटी का है, ये आपका कॉन्सेंट्रिसिटी का होता है, और ये जो है ये आपका फ्लैटनेस का होता है, जिसमें आपका फ्लैटनेस ऐसे दिखाया जाता है। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जो लंबे क्वेश्चन है मैं उसको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ता हूँ। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको भी देखता हूँ, जो समझाना ज़रूरी होता है, जिसमें ज़रूरी तो सब है, लेकिन जिसमें आप मुझे लगता है कि आप शायद उस पर नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ देने का। जिसमें इसमें आपका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है फ्लैटनेस के बारे, है ना। तो इसमें मतलब समतलता जो होता है उसके बारे, सॉरी, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट, सत्य मतलब सत्य स्टेटमेंट पूछा है ना। समटाइम देखो ये फॉलोइंग को मैंने अभी फॉल्स पढ़ लिया, तो वही चीज़ इसको हिंदी में देखना जरूरी होता है। सत्य क्या है, मतलब समतलता के लिए पूछा है। तो इसमें क्या होता है, हम डायल इंडिकेटर इस्तेमाल करके उसको, जो समतलता होता है, डायल इंडिकेटर का उपयोग करके उसको मापा जा सकता है। तो ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतलता के बारे सत्य है, तो आपका ये हो जाएगा डायल इंडिकेटर का। यूजिंग डायल इंडिकेटर इट इज़ मेजर बाय सॉरी इट इज़ मेजर यूजिंग डायल इंडिकेटर। सो सी में जो आपसे ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसे डायल इंडिकेटर का उपयोग करके मापा जाता है। अगला जो है 70 नंबर क्वेश्चन सोलेनॉइड वाल्व का है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल से देखो एक क्वेश्चन आ गया है ना। तो सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो कार्य करता है, खाली जगह है, किस पे कार्य करता है, उसमें कोई एनर्जी दी जाती है। सो फ्लूइड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आपका आंसर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। सोलर एनर्जी से क्या करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, तब जाकर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। बाकी सोलर से जो हमें सीधा बनता है उससे सोलेनॉइड ऑपरेट नहीं होता है, उससे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है, सोलेनॉइड को ऑपरेट कराया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच रिप्रेजेंट द बाई डायरेक्शनल वाल। तो बाई डायरेक्शनल वाल के बारे में पूछा है। इसमें आपका जो द्विदिशात्मक वाल का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब दोनों तरफ जाएगा वाल में, जो है दोनों तरफ। नॉन रिटर्न वाल में क्या होता है, एक ही साइड जाता है, नॉन रिटर्न वाल की तरह ही काम करता है चेक वाल। बटरफ्लाई वाल जो होता है ये आपका बाई डायरेक्शनल वाल होता है, या दो दिशात्मक वाल होता है, जो दोनों तरफ इसमें एक साइड से जाएगा भी आएगा भी। अगला जो है आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एनोडाइजिंग के बारे में पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो सही कथन है एनोडाइजिंग के लिए। तो एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग में आप जनरली देखोगे एलुमिनियम अप्लाई करी जाती है। सो यहाँ पे उसमें लेयर दिया जाता है 5 से 30 माइक्रोमीटर का, है ना, माइक्रोमीटर का। और साथ ही उसमें क्या होता है, वियर रेजिस्टेंस और कॉरोजन रेजिस्टेंस का होता है। तो मतलब ये सारे के सारे में दे रखे हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस, मतलब इसमें क्या है, ऑक्साइड कोटिंग करी जाती है इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया के द्वारा। एलुमिनियम का ऑक्साइड कोटिंग करी जाती है, और साथ इसका जो मोटाई होता है 5 से 30 माइक्रोमीटर होता है। और साथ ही इसका जो होता है तो घिसाव और संरक्षण बचाना, संचारण जो है, संचारण मतलब आपका जंग जो लग जाता है, वो आपका कोरोजन जो लगता है उसको बोलते हैं संचारण, तो वो ना हो। तो ये आपका सारे के सारे हो जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था एनोडाइजिंग के लिए, तो सारे के सारे हो जाएंगे। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। तो 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल्ट स्टड में अंतर पूछा है। सो बोल्ट स्टड में सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं होता है कि एक आपका जो स्टड होता है उसमें दोनों साइड थ्रेड होते हैं। तो कौन से ऐसा ऑप्शन में है जिसमें दोनों साइड है, एक में को सीधा काट दो, इसमें एक्सटर्नल का आ गया, ये भी काट दो, इसमें वन यूज फॉर नॉट अंतर, ये आपका। तो मतलब सी में जो आंसर है वो सही हो जाएगा। इसमें क्या है, एक के तरफ क्या होता है, सिरा है, और दूसरे तरफ दोनों तरफ चूड़ियाँ हैं। तो आपको बोल्ट में क्या होता है, एक साइड में आपको हेड मिलेगा और दूसरे साइड में आपको थ्रेडेड पार्ट मिलेगा। जबकि आपका जो स्टड होता है, स्टड में क्या मिलेगा, ये आपका दोनों के दोनों साइड में आपको थ्रेडेड पार्ट मिलेंगे। यही चीज़ अंतर होता है। तो सी आंसर हो जाएगा। बोल्ट और नट के बीच का जो अंतर है यही है आपका। हेड में क्या होता है, एक साइड होता है थ्रेड और एक साइड बोल्ट होता है। साथ ही आपका स्टड जो होता है, स्टड में आपके दोनों तरफ थ्रेड होते हैं। 74 नंबर पे है, गैस्किट का मुख्य रूप से उसको उपयोग पूछा है। तो प्राइमरली जो है गैस्किट का उपयोग जो करा जाता है उस किस लिए करा जाता है, सो ये होता है लीक टाइट के लिए करा जाता है। सो लीक टाइट जोड़ प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है गैस्किट का, है ना। अगला जो है आपका 75 नंबर। इसमें और भी कुछ है क्या, हाँ, ये आपका जैसे लोड का दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड का। तो ये इसके लिए होता है बियरिंग कह रहा हूँ, जो वॉशर होता है उसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही रिड्यूसिंग द टॉर्क के लिए आपका उसमें
एक मैकेनिज्म होती है जिसमें आपका रिड्यूसिंग टॉर्क कर है, थोड़ा ढीला रह जाएगा तो वो रिड्यूस कर देगा धीरे धीरे करके, रिड्यूसिंग द वियर टीयर। सो ये सही चीज़ें आपका मटेरियल में इस्तेमाल नहीं रहेगा उस पर, सो इस टाइम पे वो वियर एंड टीयर होता है। जैसे आपका कोरोजन लग जाना तो सही अप्लाई नहीं होगा उस मटेरियल के सुरक्षा के लिए। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस फास्टनर का उपयोग जो होता है आमतौर पर कागज़ को एक साथ सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो कागज़ को सुरक्षित करने के लिए मतलब उसको बांधना है ना। सुरक्षित कब होगा कागज़? या तो ढको बांधो, उसको एक साथ जोड़ना है, तो कागज़ क्या अलग अलग है तो उसको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। सो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे आप सीधा मिल जाएगा आपको। तो ये स्टेपलर है, हम क्या करते हैं स्टेपलर लगा देते हैं, बाकी नट बोल्ट का काम होता है, होता नहीं है। सीट में इसमें कैसे हो, कागज़ में आपका नट बोल्ट का इस्तेमाल होगा या रिवेट का होगा या नट का होगा? नहीं होगा ये का। सही आपका सिंपल है, स्टेपल का होगा, है ना। इसमें जनरल पूछा है, जनरली टू सिक्योर पेपर टुगेदर, तो पेपर को जोड़ने के लिए आपका स्टेपलर यूज किया जाता है, स्टेपल का। 76 नंबर क्वेश्चन में है। तो 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोल्ड वर्किंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत प्रोसेस पूछ रहा है इसमें। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग अबाउट कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में, तो गलत कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो इस केस में क्या है, सारे के सारे ऑप्शन को पढ़ने पड़ेंगे, इसमें ऑप्शन सीधा नहीं खोजना पड़ेगा, है ना। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वर्किंग हार्डनिंग ये नहीं होगा, है ना। दूसरा क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंथनिंग मेटल थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। क्योंकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, हीटिंग करता, हाँ ये हीटिंग का मेटल पहले हीट करा जाता है, फिर मतलब जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उसके बाद उसको कूलिंग करके हार्ड किया जाता है। तो आपका जो है डी आंसर हो जाएगा। तो मेन जो उसका मतलब रोंग पूछ रखा है, रोंग का, है ना। क्योंकि देखो बाकी ये सही है ना। कोल्ड में क्या होता है, उसमें क्या होता है, आप किसी चीज़ को ठंडा ठंडा करोगे तो हार्ड हो जाता है ना, इसलिए ये नहीं होगा। तो गलत स्टेटमेंट पूछा था, ये सही स्टेटमेंट है। ये भी आपका देखो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करके उसको करोगे रिक्लाइजेशन करोगे टेम्परेचर में, तो आपका पहले क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बाद में वो हार्ड होता है। तो ये भी नहीं, तो इसके बारे में पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है उसके लिए। तो वो क्या होता है, ये आपका है गलत प्रोसेस। ये क्या होता है, कोल्ड प्रोसेस में नहीं होता है हीटिंग ए मेटल कोल्ड, क्योंकि आपको ठंडा करना है ना, गर्म थोड़ी करना है। तो यही आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। 77 नंबर क्वेश्चन में है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यूनिट जो है प्रेशर का जो है इकाई नहीं है, उसके बारे में दाब का जो इकाई नहीं है कौन सा नहीं है, पास्कल होता है, बार होता है, टोर होता है, जूल नहीं होता है ना। तो आपका सी हो जाएगा। जी जूल जो होता है वर्क का होता है यूनिट। 78 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें क्या है, 10 mm² का एक वर्गाकार सतह पर 60 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, सतह पर कार्य करने वाला दबाव कितना होगा? प्रेशर पूछ रखा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A होता है, मतलब प्रेशर = फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो फोर्स कितने का है, फोर्स आपका 60 न्यूटन का है, और ये आपका 10 mm² है, 10। तो ये आपका न्यूटन में है और ये आपका mm² में है, तो ये आपका केजी में आ जाएगा। केजी में कह रहा हूँ, MPa में आ जाएगा। 6 MPa आ जाएगा ना, मेगा पास्कल में आ जाएगा। MPa मेगा पास्कल, ये और आंसर हो जाएगा इसमें। क्योंकि आप इसमें क्या करोगे, ये mm² दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करोगे, तो मीटर में जब चेंज करोगे ना, तो ये आपका 60/10 हो गया, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻6, ये कटेगा एक बार, है ना। अच्छा ये तो कट गया, ये हो गया 10⁻6, ये साला पॉजिटिव में हो गया। सो 6 और 10 के बाद 6 सुनना है। सो यहाँ पे देखोगे 10⁻6 है, तो ये आपका मेगा पास्कल में आ जाएगा। तो मेगा मतलब 10⁻6 जो होता है वो मेगा होता है। सो ये आपका मेगा पास्कल हो जाएगा, 6 मेगा पास्कल। 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज गुज मेलेबिलिटी एंड एक्टिविटी। सो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछ रखा है कि बेहतर आघातवर्धकता तथा तन्यता है। तो इन चारों में से सबसे बेहतर कौन है? जैसे रबड़ देखोगे, रबड़ से बढ़िया जो होता है मेलेबिलिटी आपका स्टील का होता है, स्टील से भी बढ़िया होता है ब्रास का, और ब्रास से भी बढ़िया होता है सिल्वर का। तो 79 का जो हो जाएगा वो आपका सिल्वर जो होता है, इसमें से इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखो डक्ट मेलेबिलिटी के मामले आओगे, स्टील ब्रास ये दोनों होते हैं, ये तो होता ही, इसको तो मेलेबिलिटी पे ले ही नहीं सकते हैं ना, इसमें हैमरिंग नहीं करते हैं, ये ऐसे डैमेज होता है, इसको तो पहले ही हटा दो। बाकी डक्टिलिटी का आता है, तो डक्टिलिटी ब्रास भी होता है, स्टील भी होता है, लेकिन सिल्वर का क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का,
है ना। और इस तरह से जो इसरो VSSC के पेपर हैं जो आपके 9 सेट लगभग हुए हैं। सो आगे भी आएगा तो ऐसे रेगुलरली अपडेट तो होता रहेगा। बाकी जब तक जितने थे इसरो के साइट पे पड़े हुए हैं वो सारे कर दिए हैं। और ये सारे जो हैं क्वेश्चन, सारा आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, इसमें सारे यूट्यूब पे तो डले हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसरो का फिल्टर करके, है ना। साथ ही ये सारे आपको क्वेश्चन पेपर जो हैं, क्वेश्चन पेपर की PDF आपके सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है आपका, यूट्यूब के चैनल पे प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ से आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद इसके बाद जो होता है VSSC के बाद अभी LPSC का जो है लिक्विड प्रोपोर्शनल, वहाँ वाला जो है LPSC का है, जो इसरो ही LPSC का है, उसका हम क्वेश्चन को देखेंगे। जो आपका लिक्विड प्रोपोर्शनल सेंटर होता है, जो LPSC का सेंटर है वो आपका केरल के त्रिवेंद्रम में ही पड़ता है। और उसका भी तकरीबन हर 2 साल में पेपर होता है। सो लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। और LPSC का जो फुल फॉर्म होता है आपका, इसका होता है लिक्विड, ये आपका प्रोपल्सन होता है, ये आपका सिस्टम होता है, और ये आपका C जो है वो सेंटर होता है। और ये आपका इसरो के एक पार्ट में से एक है। तो यहाँ पे फ्यूल का जो होता है प्रोपोर्शनल जो होता है, वो जो रॉकेट उड़ाया जाता है उसके जो फ्यूल होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादातर का जो रिसर्च पे काम चलता है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो विच वाल इज यूज फॉर फाइन कंट्रोल वाल, तो मतलब इसमें कौन सा ऐसा वाल है जिसको आपका सूक्ष्म नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका वो नीडल वाल जो है, वो नीडल वाल का उपयोग जो होता है फाइन कंट्रोल के लिए, जो भी फ्लूइड का फ्लो होता है या फिर गैस का फ्लो होता है या फिर फ्लूइड का फ्लो होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका नीडल वाल का। किसके लिए? फाइन कंट्रोल के लिए, बहुत ही मतलब माइनरली उसमें छोड़ा जाता है। सो वही चीज़ है, सूक्ष्म नियंत्रण के लिए जो उपयोग किया जाता वाल है वो कौन सा है? आपका नीडल वाल है। तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं, और आगे भी वीडियो करेंगे। LPSC करेंगे, फिर IPRC करेंगे, VSSC हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद से SDSC का देखेंगे। और साथ ही हम सेक का 2 पेपर सेट मिला था तो वो दोनों मैंने करवा दिया है, और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने साथ ही जो दोस्त हैं उनको शेयर करना ना भूलें, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट्स आती है वो आपको लगातार मिलता ही रहेगा। और साथ में आप जुड़े हुए रहेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी भी होती रहेगी। और इतना ही करते हैं बस। धन्यवाद। जय हिंद।